वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नैरेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में कि नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी कहानी के लिए ये नैरेटिव स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे सिलेबस में है टाइप्स ऑफ नैरेटिव स्ट्रक्चर्स, यानी नैरेटिव स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे कहानियों में जो राइटर हैं वो इज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैरेटिव स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं अपनी कहानी को रीडर्स के सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो ये जो टॉपिक है हमारा, जो सेकेंड सेमेस्टर के अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं इंग्लिश के, तो उसमें आपके सिलेबस में है ये टॉपिक, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि अभी भी आपके पास कुछ टाइम है एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आप साथ में ये पूरा लेक्चर फॉलो करते हैं तो आपको फिर अलग से ये टॉपिक आप बिल्कुल मतलब फ्री हो सकते हैं कि और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हाँ, एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर जैसे जो डेफिनेशंस वगैरह मैं आपको बताऊँगा इसमें कि नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है या फिर टाइप्स ऑफ नैरेटिव स्ट्रक्चर, 4 तरह के नैरेटिव स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन करूँगा इसमें, तो उसका या तो आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए जिससे कि आपके पास वो नोट्स सेव रहेंगे, या फिर आप पेन और रजिस्टर लेके बैठे हैं अगर साथ में, तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उसको मतलब नोट्स बनाते हुए चलिए, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। और जब आप 1-2 दिन पहले या कुछ टाइम पहले भी एग्ज़ाम से पढ़ेंगे तो आपका जो पूरा टॉपिक है वो आपको एक जगह मिल जाएगा। और अगर नहीं भी करते हैं, सिर्फ देख कर आप समझना चाहते हैं, तो आप इस लेक्चर को अगर आप 1-2 बार भी देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। स्टोरीज आर पावरफुल एंड एट टाइम्स इवन ट्रांसफॉर्मिंग इन अवर लाइफ्स। ठीक है, कोई भी राइटर जो स्टोरी लिखता है वो कुछ ना कुछ मैसेज हमें बताना चाह रहा है किसी कहानी के ज़रिए, ठीक है, किसी कविता के ज़रिए, कोई प्ले के ज़रिए, कोई उपन्यास लिखता है, ठीक है, कोई शॉर्ट स्टोरी लिखता है। तो वो क्या होता है, कई बार स्टोरीज इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि वो हमारी लाइफ्स को भी ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। वेदर वी आर रीडिंग अ ग्रिपिंग नावल, हम कोई बहुत ज़्यादा एक ऐसी नावल पढ़ रहे हैं जिसकी कहानी ने हमको एकदम अपने अंदर, एक ग्रिपिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को जकड़ लेना, यानी आप उस कहानी में एकदम डूब से गए हैं, कोई इस तरह की नावल पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, ठीक है, लिसनिंग टू द यार्न ऑफ अ बार्ड। बार्ड हम बोलते हैं जो पुराने टाइम पे जैसे जो बैंड्स होते थे उनके किसी गाने को सुन रहे हैं, और सीइंग अ ड्रामेटिक पोर्ट्रेयल ऑन स्टेज और स्क्रीन, या फिर कोई ड्रामा देख रहे हैं स्टेज पर या फिर स्क्रीन पर, कुछ ना कुछ आप फिल्म वगैरह देख रहे हैं आपके फ़ोन पे, टीवी पे। तो नैरेटिव इज़ एन आर्ट फॉर्म विद मल्टीपल लेवल्स ऑफ मीनिंग। तो इस तरह से जब आप कोई भी कहानी देखते हैं किसी भी माध्यम से, तो उसमें कई तरह के अर्थ जो है वो राइटर हमें बताना चाहता है, मल्टीपल लेवल्स ऑफ मीनिंग। बट नॉट ऑल स्टोरीज आर द सेम, लेकिन जो सारी कहानियां हैं वो सेम नहीं होती। तो इस वजह से क्या होता है, दे डेवलप डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर पार्टिकुलर नैरेटिव स्ट्रक्चर। और वो सेम क्यों नहीं होती, क्योंकि हर एक कहानी में डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकुलर नैरेटिव स्ट्रक्चर, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है, इस चीज़ पर निर्भर करता है कि राइटर ने किस तरह के नैरेटिव स्ट्रक्चर को यूज़ करके उस कहानी को डेवलप करा है। ठीक है, इसलिए हर कहानी में आपको एक अलग तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नोइंग समथिंग अबाउट अ फ्यू ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ नैरेटिव स्ट्रक्चर विल हेल्प डीपन योर एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरीज यू इनकाउंटर। ठीक है, तो अभी जब आप इस लेक्चर के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, किस किस प्रकार से राइटर उन्हें यूज़ करते हैं अपनी कहानियों में, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसके बाद जब भी आप कोई फिल्म देखेंगे, कोई कहानी पढ़ेंगे, कोई उपन्यास पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा, अच्छा कि जो राइटर है उसने इस तरह का नैरेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल करा है हमें कहानी बताने के लिए। ठीक है, तो ये तो मैंने एक थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बेसिक बता दिया था कि किस तरह से मतलब स्टोरीज के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे कि नैरेटिव स्ट्रक्चर असल में होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। नैरेटिव स्ट्रक्चर इज अ लिटरेरी एलिमेंट। ठीक है, जब भी कोई लिटरेचर का वर्क कोई राइटर प्रोड्यूस करता है तो उसमें कई तरह के एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है वो, तो नैरेटिव स्ट्रक्चर भी उसी तरह का एक एलिमेंट है, जिसको किस तरह से डिस्क्राइब करा गया है, एज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट अंडरलाइंस द ऑर्डर एंड मैनर इन विच अ नैरेटिव इज प्रेजेंटेड टू द रीडर, लिसनर और व्यूअर। यानी कोई रीडर है, लिसनर है या फिर व्यूअर है जो फिल्म देख रहा है, ठीक है, तो उसको किस तरह से अंडरलाइंस द ऑर्डर एंड मैनर, यानी किस क्रम में और किस मैनर से, किस तरीके से नैरेटिव यानी जो कहानी है वो प्रेजेंट करी गई है हमारे रीडर को। ठीक है, द नैरेटिव टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स आर द प्लॉट एंड द सेटिंग। ठीक, और जो नैरेटिव टेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान देते हैं, प्लॉट पर और सेटिंग पे। तो अभी हम देखते हैं कि प्लॉट और सेटिंग क्या होता है। अभी इसमें आगे थोड़ा पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलूँगा कि कुछ टाइम पहले मैंने एक लेक्चर डाला था एलिमेंट्स ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी, तो उसमें नैरेटिव टेक्निक्स और नैरेटिव स्ट्रक्चर के बीच में मैंने डिफरेंस जो होता है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा था।
वो चीज़ मैं अभी यहाँ पे इस लेक्चर में नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि जो आपके एग्जाम में आएगा वो भी नैरेटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। लेकिन तब भी अगर आप डिफरेंस के लिए जानना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी मैंने नैरेटिव स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताया था। और मेन ये बताया था कि नैरेटिव स्ट्रक्चर और नैरेटिव टेक्निक्स जो होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो वो वीडियो भी आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम जो अपना लेक्चर है। नैरेटिव स्ट्रक्चर इज अबाउट स्टोरी एंड प्लॉट, द कॉन्टेंट ऑफ अ स्टोरी एंड द फॉर्म यूज टू टेल द स्टोरी। यानी जो नैरेटिव स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देता है? स्टोरी एंड द प्लॉट। ठीक है, और प्लॉट क्या होता है? द कॉन्टेंट ऑफ अ स्टोरी एंड द फॉर्म यूज टू टेल द स्टोरी। यानी जो कहानी है और उस कहानी का जो कंटेंट है, यानी उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, क्या क्या सेटिंग है, किस जगह पर वो कहानी लिखी गई है, जो राइटर ने मतलब प्रेजेंट करी है वो किस जगह पर है, जो भी उस कहानी में आता है वो सब हमारा कहलाता है कंटेंट ऑफ द स्टोरी। एंड द फॉर्म यूज टू टेल द स्टोरी, और उसने किस फॉर्म, किस तरीके से उस कहानी को प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। स्टोरी रिफर्स टू द ड्रामेटिक एक्शन एज इट माइट बी डिस्क्राइब्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, कहानी जैसे आप कोई फिल्म देख के आते हैं, ठीक है, और आपके दोस्त उसकी स्टोरी आपसे पूछते हैं तो आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उस पूरी फिल्म की स्टोरी आप कुछ शब्दों में बता देते हैं अपने दोस्तों को। तो उसको हम बोलेंगे कि जो कहानी है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई भी रीडर जो है उसको समझ सकता है। प्लॉट रिफर्स टू हाउ द स्टोरी इज टोल्ड, और प्लॉट का मतलब होता है कि वो कहानी किस तरीके से बताई गई है। अभी हम जब इसमें टाइप्स और नैरेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्टोरी इज अबाउट ट्राइंग टू डिटरमाइन द की कॉन्फ्लिक्ट्स, मेन कैरेक्टर्स, सेटिंग एंड इवेंट्स। और स्टोरी देखिए क्या होती है, वो राइटर वहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है की कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जो मेन कैरेक्टर किसी भी कहानी का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटैगनिस्ट। आप कह सकते हैं सरल भाषा में कि जो किसी भी कहानी का जो हीरो होता है ना वो मेन कैरेक्टर हो गया। और मल्टीपल मेन कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, तो उसके स्टोरी में, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक की कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आएगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मतभेद। ठीक है, क्योंकि जैसे ही उसकी लाइफ में वो कॉन्फ्लिक्ट आता है वहीं से कहानी जो है एकदम से काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ने लगती है। सेटिंग यानी किस जगह पर वो कहानी सेट है, एंड द इवेंट्स, और जो भी घटनाएं उस पूरी कहानी में हो रही हैं। तो स्टोरी इन सब चीज़ों को इंक्लूड करती है। और प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज अबाउट हाउ एंड द व्हाट स्टेजेस एंड एट व्हाट स्टेजेस द की कॉन्फ्लिक्ट्स आर सेट अप एंड रिजॉल्व। और प्लॉट का मतलब है कि जो भी दिक्कतें मेन कैरेक्टर के लाइफ में आ रही हैं, उसकी स्टोरी में आ रही हैं, वो किन जगहों पर, मतलब कहानी के किन स्टेजेस पे वो देखने को मिल रही है हमें, और वो जो की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो किस तरह से सेटअप। यानी अब की कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है? कोई विलन भी हो सकता है। जैसे हम एक सिंपल कहानी देखते हैं कि कोई एक हीरो होता है, एक विलन होता है, तो मैंने जो मेन हीरो कहानी का होता है उसके लिए वर्ड होता है प्रोटैगनिस्ट। ऐसे ही जो मेन विलन होता है उसके लिए वर्ड होता है एंटैगनिस्ट। ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एंटैगनिस्ट भी हो सकता है, या फिर कहानी में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको भी हम कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं मेन कैरेक्टर की लाइफ में। और वो कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से सेटअप होता है और किस तरह से वो एंड में जाके रिजॉल्व होता है। ठीक है, रिजॉल्व मतलब किसी भी समस्या का जब हम समाधान निकालते हैं तो हमें एंड में पता चलता है कि अच्छा कहानी के एंड में ये हुआ। ये थोड़ा मैंने जो आपको वीडियो बताया था पहले कि नैरेटिव स्ट्रक्चर, नैरेटिव टेक्निक में, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया कि नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या है। आप यहाँ से यहाँ तक जो है थोड़ा सा मतलब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। अगर सिंपल शॉर्ट में आ जाता है कि व्हाट इज़ अ नैरेटिव स्ट्रक्चर, तो अगर आप इतना लिखेंगे तो मोर देन इनफ है। इससे बेटर भी आपको कहीं पे अगर कोई डेफिनेशन मिल जाती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए आर्ट है, लिटरेचर है, तो कोई भी चीज़ आप बिल्कुल रट के तो जा नहीं सकते वर्ड टू वर्ड। आपको बस क्या है कि इसका मीनिंग पता होना चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो हमें जैसे पता होना चाहिए कि उस परिभाषा में, उस डेफिनेशन में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। बाकी आप अपने हिसाब से आंसर को कम ज़्यादा और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी हम समझ गए कि नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी स्टोरी का जो ढांचा होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। अभी हम देखते हैं आगे कि टाइप्स ऑफ नैरेटिव स्ट्रक्चर। मैंने इस लेक्चर में 4 तरह के स्ट्रक्चर्स आपको बताएं। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है क्रोनोलॉजिकल या फिर लीनियर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल मैंने बताया कि कोई भी कहानी जब हम एक घटनाक्रम में बताते हैं कि एक के बाद एक, उसी को हम बोल सकते हैं लीनियर। लीनियर जो वर्ड है वो बना है हमारा लाइन वर्ड से, यानी कोई भी कहानी जब हम एक लाइन से बताते हैं, ठीक है, एक सीधी रेखा में कोई भी कहानी चलती है, किसी भी कहानी की जो घटनाएं हैं वो लीनियर तरीके से आगे बढ़ती हैं, तो उस नैरेटिव स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजिकल या फिर लीनियर।
इसका थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड मोस्ट कॉमन नैरेटिव स्ट्रक्चर इज द लीनियर और क्रोनोलॉजिकल वन। ठीक है, मोस्ट ट्रेडिशनल या मोस्ट कॉमन यानी ज़्यादातर कहानियों में जो आपको देखने को मिलेगा वो एक लीनियर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कहानी में। सच अ स्टोरी इज ऑर्गेनाइज अराउंड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड की मोमेंट्स दैट हैव ऑफन बीन लेबल्ड एंड ऑर्डर्ड एज फॉलोज। ठीक है, और इस कहानी में जब हर चीज़ एक लीनियर तरीके से यानी एक सीधी लाइन में वो कहानी आगे बढ़ती है, तो हमें जो इवेंट्स और की मोमेंट्स हैं वो किस तरह से देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, द राइजिंग एक्शन और प्रेसिपिटेटिंग इंसिडेंट। ठीक है, यानी कोई भी राइटर ने जब कहानी शुरू करी तो मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसके बाद जैसे ही उस मेन कैरेक्टर की लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट आया, कोई प्रॉब्लम आई, तो वहाँ से जो एक्शन है वो राइजिंग यानी हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक्शन लेना शुरू कर देता है, या फिर जो कहानी है वो एक तरह से राइज होना, आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। और प्रेसिपिटेटिंग इंसिडेंट या फिर जो भी वहाँ से जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा किस फॉर्म में, हमें राइजिंग फॉर्म में, यानी धीरे धीरे स्टोरी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है। द कॉन्फ्लिक्ट, मैंने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट के बिना कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। द ऑब्लिगेटरी मोमेंट, ठीक है, फिर एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे कुछ ना जो हमारा राइटर है वो उसको सॉल्व करने के लिए या फिर उस अपनी जर्नी पे जाने के लिए कुछ ना कुछ वो प्लानिंग करता है। हम देखते हैं ना किसी हीरो की लाइफ में कुछ दिक्कत आई तो उस दिक्कत से पार पाने के लिए वो अपनी कुछ तैयारी करता है, तो वो एक तरह का ऑब्लिगेटरी मोमेंट हो गया उस प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में। उसके बाद क्या होगा, द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स हम बोलते हैं जब किसी भी कहानी, जब कहानी खत्म हो रही होती है उससे कुछ देर पहले कुछ ना कुछ एक ऐसी घटना हो जाती है जिसे देखकर जो रीडर है या फिर जो व्यूअर है जो फिल्म देख रहा है कोई सी या कोई स्टोरी पढ़ रहा है, तो वो एकदम देख के सरप्राइज यानी चौंक जाता है कि जो उसने एंटिसिपेट नहीं करा था, जिस चीज़ का उसने अनुमान नहीं लगाया था रीडर ने, कुछ ऐसा कहानी में हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कि क्लाइमैक्स। हमने लोगों को सुना भी होगा कि अरे फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग था, यानी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था कि हमें तो लगा ही नहीं कि फिल्म में ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा कुछ ना कुछ कहानी में होता है। उसके बाद क्या आता है, द रेजोल्यूशन, यानी जो प्रॉब्लम कैरेक्टर की लाइफ में आई थी उस क्लाइमैक्स के बाद एकदम से जब घटनाएं बदल जाती हैं, पूरा सिचुएशन बदल जाती है, तो वहाँ पे उसे कुछ ना कुछ एक रेजोल्यूशन यानी कुछ ना कुछ अपनी दिक्कत का समाधान मिलता है। एंड द फॉलोइंग एक्शन, और उसके बाद क्या होता है, चीज़ें दोबारा से थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती हैं। अब नॉर्मल का मतलब ये नहीं कि जैसा शुरुआत में था वैसे ही हो गया, लेकिन फॉलोइंग एक्शन में क्या होता है कि कई बार जो जो रेजोल्यूशन मिला, जो कहानी ख़त्म हो गई, उसी के साथ साथ जो कैरेक्टर्स थे हमारी कहानी में, तो उनके बिहेवियर में या फिर उनके जो एक तरह से आप कह सकते हैं जो कैरेक्टर था वो कैसे चेंज हुआ। यानी अगर आप प्रोटैगनिस्ट के बारे में देखें कि शुरुआत में उसका कैरेक्टर किस तरह का था, लेकिन जब वो इस इन सारी दिक्कतों से पार आ जाता है उसके बाद उसका कैरेक्टर कैसे कंक्लूड, ये वर्ड एक आता है कंक्लूजन, यानी किसी भी चीज़ का समापन। तो वो समापन कहानियों का तो होता ही है, साथ ही साथ जो कैरेक्टर्स हैं उनका भी फॉलोइंग एक्शन यानी कि उनका भी हमें एक तरह का कंक्लूजन देखने को मिलता है। Most children's stories and many of the classics in literature and film move through this predictable archetypal structure। ठीक है, जो बच्चों की कहानी होती हैं या फिर क्लासिक्स होते हैं लिटरेचर में, जो सिंपल कोई राइटर अपनी कहानी बताना चाह रहा है लिटरेचर में या फिर फिल्म में, तो वो इसी तरह से प्रिडिक्टेबल, यानी प्रिडिक्टेबल मतलब होता है कि किसी भी चीज़, ऐसी चीज़ जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, और वो सीधी एक लीनियर तरीके से आगे बढ़ती है। आर्कटाइपल स्ट्रक्चर, आर्कटाइपल हम बोलते हैं कोई भी चीज़ जो नॉर्मल तरीके से करी जाती है, मतलब उस कहानी में कुछ बहुत ज़्यादा, जो राइटर है बहुत ज़्यादा टेक्निक से इस्तेमाल नहीं करेगा, सीधे साधे तरीके से वो स्ट्रक्चर बनाएगा कहानी का और अपनी कहानी रीडर्स के सामने रख देगा। तो ये हमारा हो गया क्रोनोलॉजिकल या फिर लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ नैरेटिव। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, द फ्रैक्चर्ड नैरेटिव। सम राइटर्स एंड स्टोरी टेलर्स प्रेफर टू स्ट्रक्चर देयर नैरेटिव्स लेस लीनियरली। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ राइटर होते हैं जो क्या, या फिर स्टोरी टेलर होते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि जो उनका नैरेटिव्स है, जो स्टोरी है, उसको लेस लीनियर, यानी लीनियर जो एक सीधी लाइन में कहानी चलती है उस तरह से ना बताएं, बल्कि उसकी जगह कुछ ना कुछ अलग करें। तो उस, और वो ऐसा क्यों करते हैं, सो दे आर एबल टू जंप बैक एंड फोर्थ इन टाइम, जिससे कि वो अपनी कहानी में, या तो जब एक सीधी लाइन में कहानी चल रही है तो उस जगह की कहानी से या तो जंप बैक यानी कुछ पीछे का बताने लगेंगे जिसका कुछ ना कुछ महत्व होगा कहानी में, या फिर फोर्थ इन टाइम यानी कि जो करंट इवेंट चल रहा है उसके आगे आने वाली कोई घटना होगी तो उसको भी पहले बता देते हैं, जिससे कि राइटर के दिमाग में हमेशा वो आगे आने वाली जो घटना है ना उसको लेके कुछ ना कुछ एंटिसिपेशन, वो अनुमान लगाता रहेगा कि अच्छा जो राइटर ने हमें ये चीज़ बताई है आने वाले टाइम में होगी तो उसका क्या मतलब हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि वो एक जो सिंपल लाइन में एक जो स्टोरी चल रही होती है ना,
मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक वो स्टोरी चल रही है, तो क्या करेगा, आपको शुरुआत की थोड़ी चीज़ें बताएगा, फिर एकदम से बीच का कुछ पार्ट स्किप करके आगे की स्टोरी आपको बताएगा। तो उसने क्या करा, जंप फोर्थ इन टाइम, यानी वो टाइम से आगे की स्टोरी बताने लगता है। और ऐसे में अगर वो फ्लैशबैक पे जाता है तो हम उसको बोलेंगे जंप बैक इन टाइम, ठीक है। इफ़ यू थिंक अबाउट द सीन्स इन फिल्म्स वेयर देर इज़ अ फ्लैशबैक, देखिए यहाँ पे आ गया फ्लैशबैक। हम बोलते हैं ना कभी कोई कहानी या हम सीरियल देखते हैं, बोलते हैं अरे ये फ्लैशबैक में चल रहा है, यानी वो जो घटना है वो पहले की है, हो चुकी है, लेकिन राइटर है वो आज के टाइम में बता रहा है, क्योंकि उस घटना का कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है वो करंट स्टोरी, यानी जो इस समय वर्तमान में जो कहानी चल रही है उस पर उसका कुछ ना कुछ महत्व है, कुछ ना कुछ असर है। यू विल गेट अ सेंस फॉर हाउ टाइम कैन बी फ्रैक्चर्ड और बेंट टू ऑल्टर और इंटेंसिफाई अ स्टोरी। और जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो राइटर है वो इस तरह से कहानी को बेंड कर देता है, यानी कि उसको मोड़ देता है। जो समय कब एक लाइन में लीनियर इक्वेशन चल रही है तो उसको बेंड करके, और उसकी वजह से क्या होता है, इंटेंसिफाई अ स्टोरी, यानी जो कहानी है वो और ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगने लगती है। विलियम फॉकनर्स एज अ ले डाइंग इज अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ फ्रैक्चर्ड नेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर पॉज करके देख लीजिए। एक जो नॉवल है उसके बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे उसमें उसने ये जो नैरेटिव है आपका फ्रैक्चर्ड नैरेटिव, इसका इस्तेमाल करा है, ठीक है। तो लीनियर और फ्रैक्चर में यही अंतर है कि लीनियर में आपकी जो स्टोरी है वो एक पूरी सीधी लाइन में चलती है, और फ्रैक्चर नैरेटिव में राइटर क्या करता है, टाइम को थोड़ा सा फ्रैक्चर यानी अपने हिसाब से बेंड या फिर ऑल्टर, उसको चेंज कर देता है कहानी में थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्ट लाने के लिए। नंबर थर्ड पे चलते हैं इसके बाद, फ्रेम नैरेटिव। सम स्टोरीज आर एक्चुअली स्टोरीज विद इन अदर स्टोरीज, ठीक है। कई बार हम देखेंगे कि हमें ऐसा लग रहा है कि एक कहानी तो चल रही है, लेकिन उसी कहानी के अंदर एक और कहानी चल रही है, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल हम देखेंगे इन जोसेफ कॉनरैड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। जोसेफ कॉनरैड जो राइटर है उनका जो वर्क है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो उसमें जो नैरेटर है उसका नाम है मार्लो, इज ऑन अ बोट आउट ऑन द थेम्स with a handful of other seamen when he tells them the story of his trip into the heart of the Congo region। तो वो जो कैरेक्टर है उसमें मार्लो नाम का, तो वो हैंडफुल ऑफ अदर सीमेन यानी कुछ और लोग हैं जो समुद्र में अपना काम करते हैं, तो उनको अपनी कहानी बता रहा है एक ट्रिप की, कहीं पे वो गया होगा कॉन्गो रीजन में, ठीक है। और जब वो बता रहा होता है, तो जब वो कहानी बताता है, द रीडर माइट इवन फॉरगेट दैट द नैरेटिव इज एक्चुअली फिनिश्ड विद द कॉन्गो जर्नी। तो वो कहानी अपने आप में एक दूसरी कहानी हो जाती है, यानी अगर आप जो पूरी एक कविता सॉरी जो पूरी एक कहानी पढ़ रहे हैं उससे हटा के सिर्फ उसकी कॉन्गो रीजन की भी कहानी पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये तो अरे अपने आप में ही एक पूरी अलग कहानी है, ठीक है। और वो क्या करता है, रीटेलिंग इट टू हिज फेलो सेलर्स, यानी जो समुद्र में उसके साथ और भी लोग, उसके जो फेलो सेलर्स हैं जो उसके साथ सेल कर रहे हैं उस नाव पर, तो उनको वो अपनी स्टोरी बताता है। इसी तरह से ये एक और एग्जाम्पल है, द विजर्ड ऑफ ओजी इज अ सिमिलरली फ्रेम्ड नैरेटिव। द ओजी पोर्शन ऑफ द स्टोरी इज ओनली अकरिंग इनसाइड डोरोथीज हेड, ठीक है। तो जो ओजी उसमें एक जगह है नॉवल में, तो वहाँ की जो कहानी है वो सिर्फ जो एक कैरेक्टर है डोरोथीज, यानी वो सोच रहा है सिर्फ, और उसको किस तरह से राइटर ने दिखाया है, इट इज़ अ ड्रीम सीक्वेंस एम्बेडेड विद इन डोरथीज होम लाइफ इन कैंसस, यानी जो डोरथी की जो नॉर्मल एक लाइफ चल रही है कैंसस में, उसी में उसने ड्रीम सीक्वेंस की तरह, यानी जब डोरथी सोचता है, डोरथीज है मतलब यानी जब अपने दिमाग में सिर्फ सोच रहा होता है, तो उस पूरी कहानी को ही राइटर ने एक अलग कहानी की तरह से जो मेन कहानी है उसमें एम्बेड यानी उसी में जोड़ दिया है, तो हमें लगता है कि ये तो कहानी के अंदर एक और कहानी है, तो इसको हम बोलते हैं कि फ्रेम नैरेटिव, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो हम देखते हैं, द सर्कुलर नैरेटिव। तो देखिए सर्कुलर जो वर्ड है वो वर्ड हमारा बना है सर्कल, यानी कोई भी चीज़, जैसे हम बोलते हैं ना कोई सर्कल गोल आकार में कोई चीज़ है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर। तो इसमें देखते हैं कि इस सर्कुलर नैरेटिव का जो राइटर है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब क्या है। सम टेल्स एंड वेयर दे बिगिन, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ से वो शुरू हुई थी। एंड वेयर दे बिगिन यानी जहाँ से शुरू हुई वहीं पे ख़त्म हो गई, तो एक तरह से जो पूरा सर्कल है वो कंप्लीट हो जाता है विद द हीरो और प्रोटैगनिस्ट। देखिए यहाँ पर आ गया ना वर्ड, ये प्रोटैगनिस्ट, मतलब जो कहानी का हीरो है या जिसको मैंने बोला कि जो मेन हीरो उसको हम बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट, रिटर्निंग होम आफ्टर हिज एपिक जर्नी, जब वो अपनी जर्नी पर निकलता है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो पूरा सब कुछ सॉल्व करने के बाद कहाँ पे आ जाता है, रिटर्निंग होम, यानी अपने घर को वापस आ जाता है। होमर्स ओडिसी इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस। जो होमर हमारे राइटर हैं उनकी जो किताब है ओडिसी, ठीक है, तो ये इसका सबसे एक अच्छा उदाहरण है। देखिए उसमें कहानी में क्या होता है, ओडिसियस मस्ट लीव हिज बिलोवेड आइलैंड इथाका एंड हिज सोलमेट पेनेलोप टू टेक व्हाट अमाउंट्स टू अ 30 ईयर ओडिसी।
ओडिसी हम बोलते हैं कि एक ऐसी जर्नी जिसपे बहुत ज़्यादा एडवेंचर, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उतार चढ़ाव से जो कहानी भरी हुई होती है, ऐसे एडवेंचर पे जब कोई निकलता है उसको हम बोलते हैं ओडिसी। तो जो ओडिसियस है उसका जो मेन कैरेक्टर वो क्या है, उसको अपना आइलैंड जो है ना वो छोड़ना पड़ता है। उसकी जो सोलमेट होती है पेनेलोप, उसको उसे छोड़ के जाना पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली द जर्नी एंड्स विद हिज रिटर्न होम। लेकिन इस पूरी कहानी का जो अंत होता है वो ख़त्म होती है जब वो अपने घर मतलब रिटर्न होम करता है, जब अपने घर वापस आ जाता है। जोसेफ कैम्पबेल, वन ऑफ द फोरमोस्ट अथॉरिटीज ऑन मिथ्स एंड हीरोज journeys, found this circular narrative to be a prominent narrative structure across cultures, regions and time periods। तो जोसेफ कैम्पबेल जो हमारे एक राइटर हैं, बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं, तो वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि जब वो मिथ्स या फिर हीरोज़ की जर्नी इस तरह की स्टोरीज बताते हैं ना, तो उसमें जो सर्कुलर नैरेटिव है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नैरेटिव स्ट्रक्चर है। यानी प्रोमिनेंट का मतलब होता है जिसका बहुत ज़्यादा महत्व हो, बहुत जो इम्पोर्टेंट, जैसे हम बोलते हैं ना प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, किसी इंसान के लिए भी बोलते हैं, मतलब ऐसा इंसान जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है सोसाइटी में। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि नैरेटिव स्ट्रक्चर जो है कौन सा वाला, सर्कुलर नैरेटिव स्ट्रक्चर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर मिथ्स या फिर हीरोज़ की जर्नी। जब हम किसी ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताते हैं जो किसी बहुत कठिन जर्नी पर निकलता है, तो उनको हम क्या हीरोज़ बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में। तो उस तरह के स्ट्रक्चर का जब हम यूज़ करेंगे, मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, तो डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स और अलग अलग टाइम पीरियड्स में भी हमें देखने को मिलेगा कि जो राइटर है वो सबसे ज़्यादा सर्कुलर नैरेटिव को ही प्रेफर करते हैं जब वो कुछ इस तरह की जर्नी बताते हैं किसी हीरो की। ठीक है, तो ये हमारे 4 तरह के जो टाइप्स ऑफ नैरेटिव स्ट्रक्चर हो गए। ये पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, और इसको आप अच्छे से करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉलेज आपको है वो अच्छी बात है, लेकिन जब आप आंसर लिखते हैं ना, तो वहाँ पे आपको जो एग्जामिनर है वो आपका कंटेंट तो देखेगा ही कि आपने जो कीवर्ड्स हैं वो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन भी देखा जाता है कि आपने किस तरह से आंसर को लिखा है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे तो आपको थोड़ा समझाने के लिए है, लेकिन देखिए जैसे पॉइंट वाइज मैंने शुरू करा है ना, तो इस तरह से ही आप पॉइंट वाइज पैराग्राफ चेंज कर करके अपना आंसर लिखिए। और कहीं भी जैसे ये जो एग्जाम्पल्स अगर आप एक आध याद कर सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर के जब वो आपकी कॉपी चेक करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जब आपने एग्जाम्पल्स का यूज़ कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है, फिर सर्कुलर नैरेटिव में मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको बताया, तो या फिर ये जो राइटर हैं जोसेफ कैम्पबेल, इनको आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो आपको पता है, बिल्कुल श्योर हैं, आपको एग्जाम्पल पता है, तो उनको हाईलाइट ज़रूर करिए। ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर डिफरेंट कलर से भी लिख सकते हैं उन पॉइंट्स को। तो उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, और जो एग्जामिनर है वो भी समझ जाएगा कि आपने काफ़ी थॉरली यानी काफ़ी डीपली इस टॉपिक को पढ़ा है, आपके दिमाग में ये पूरी चीज़ क्लियर है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि कोशिश करिए कि राइटिंग तो आप जैसे लिखेंगे नॉर्मल होती है, लेकिन सफाई से लिखिए। राइटिंग अच्छी या बुरी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब आप लिखें आंसर तो प्रॉपर, मतलब जो हेडिंग डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसको किस तरह से आप लिख रहे हैं, या फिर जो आंसर लिख रहे हैं, तो काफ़ी सफाई से, यानी कोशिश करिए कटिंग वगैरह बिल्कुल ना हो। और जो जितना आपसे पूछा गया है एग्ज़ाम में, मतलब क्वेश्चन में, उस हिसाब से आप अपना आंसर फॉर्म करिए। शायद मैंने शुरुआत में भी बोला था कि अगर लॉन्ग में आ जाता है तो आप उसको 2.5 से 3 पन्ने का अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। मान लीजिए शॉर्ट में ही आ गया कि व्हाट इज़ अ क्रोनोलॉजिकल या फिर व्हाट इज़ द लीनियर नैरेटिव स्ट्रक्चर, तो जो इतना आपका पॉइंट है ना, ये आपका शॉर्ट आंसर में ना कम है ना ज़्यादा, एकदम परफेक्ट। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपके फुल मार्क्स उस क्वेश्चन में दे दिए जाएंगे। तो बस इस टॉपिक में अभी इतना ही है, और आपके एग्ज़ाम भी अब जल्दी आने वाले हैं, तो कोई और टॉपिक जो आप पढ़ना चाह रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अभी मैं पूरा सिलेबस तो इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर कोई भी आपको डाउट है किसी और टॉपिक को लेके, तो वो कमेंट में बता दीजिए, और मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर जो बनाऊँ वो उसी के ऊपर बना दूँ। वरना अगर कोई कमेंट नहीं भी आता है तो फिर मैं कुछ ना कुछ तो मतलब आपको नेक्स्ट लेक्चर में तैयार करवा दूँगा। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, और इसी तरह से अपनी तैयारी को जारी रखिए, और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।